वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एडवांस फिजिक्स सीरीज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जो है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट कंस्ट्रेंट इक्वेशन वी हैव सम प्रीरिक्विजिट्स। प्रीरिक्विजिट क्या है? प्रीरिक्विजिट है वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को कंस्ट्रेंट इक्वेशन पढ़ने से पहले पढ़ना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये प्रीरिक्विजिट में सबसे पहला है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन, व्हाट डू वी मीन बाय कनेक्टेड मोशन? देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं उस एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को ये समझाता हूँ कि कनेक्टेड मोशन क्या है। लेट अस कंसीडर, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, लेट अस कंसीडर दिस इज अ वेरी स्मूथ सरफेस एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन दिस स्मूथ सरफेस। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, एक थ्रेड से टाई कर दिया। ये जो थ्रेड है इसका एक खास बात ये है कि ये मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 रखते हैं एंड वी विल अप्लाई वन फोर्स दैट इज कॉल्ड पुलिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट m2। तो ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है राइट साइड तो m1 भी मूव करेगा राइट साइड और ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन a से मूव करता है। यहाँ तक तो ठीक है, इसे हम कनेक्टेड मोशन कहते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड मोशन। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट वर्जन देखते हैं। अगेन विल टेक वन सरफेस, वन ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ये एक ऑब्जेक्ट है m2 मास का एंड लेट अस allow one force F getting exerted on this object M1। तो ये जो F1 है, F है, ये M1 ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसके साथ ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा और जो कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा राइट साइड में वो होगा A। ये भी कनेक्टेड मोशन है, बट दिस टाइम एडवांस फिजिक्स में जो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो इन टाइप के कनेक्टेड मोशंस नहीं है। हम जो पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो कनेक्टेड मोशन होगा, बट उसमें पुलीज होंगे, थ्रेड होंगे और ब्लॉक्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही सीखते हैं। देखिए ये पुली है, ये थ्रेड है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m1 m2 and this pulley is connected with a rigid support. That's it. इसके बारे में बात करें उसके पहले कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं। क्या ये जो पुली है, ये पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं ये मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो अब इस बॉडी m1 का जिसका मास m1 है इसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम अलग से नहीं यही पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो m1 है इसमें एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स m1g, और यहाँ पर भी वैसा ही एक फोर्स लगेगा m2g, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज एप्लीकेबल होता ही है। लेकिन ये स्ट्रिंग टूटा भी नहीं, ये ऑब्जेक्ट नीचे गया भी नहीं। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जब इधर m1g लग रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसमें टाइटनेस है और वो स्ट्रिंग जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स है टेंशन फोर्स। यहाँ भी इस m2g के ऑपोजिट में एक फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स। लेकिन फिर से एक बात समझने वाली बात है, क्या ये दोनों टेंशन फोर्स सेम है? हाँ, एज लॉन्ग एज दिस स्ट्रिंग इज अ सिंगल स्ट्रिंग each and every point will feel or experience same amount of tension force। तो ये जो टेंशन फोर्स है ये इस स्ट्रिंग में टाइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ये फोर्स कैसे होता है ये हम किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, तो इसके हर एक पॉइंट पर लगने वाला जो टेंशन होगा वो एक ही होगा अगर स्ट्रिंग एक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग भी है, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन होगा क्योंकि इस पे भी टाइटनेस है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो इन दोनों टेंशन्स का सम होगा, कहने का मतलब 2T। एक और बेसिक बात मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो टेंशन होता है ये किस डायरेक्शन में लगता है। देखिए ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है,
इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स mg, बट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग डाउन वर्टिकली डाउन. Why is it so? It is just because there is a force of tension getting exerted on the object through the string, and this tension is always directed towards the fixed end of the object. देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. ये ऑब्जेक्ट में ये वाला जो एंड है वो मूव कर सकता है, लेकिन ये एंड जो है ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स एंड है. टेंशन फोर्स हमेशा फिक्स एंड की ओर लगता है इन जैसे सिचुएशंस में जहाँ पे वर्टिकली ये हैंड होते हैं. और भी बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पर हम इसके डायरेक्शंस की बात करेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखिएगा, हैंग सिचुएशन में, हैंगिंग सिचुएशन में ये जो टी फोर्स होता है, जो टेंशन फोर्स होता है, जो स्ट्रिंग में टाइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमेशा फिक्स एंड में लगता है. तो वैसे ही यहाँ भी लग रहा है. चलिए ठीक है. नेक्स्ट, अब अगर हम एक कंडीशन देते हैं कि ये m2 मास है विच इज ग्रेटर देन m1 मास, तो एक बात तो आपके भी समझ में आएगा कि ये अगर m2 मास हैवियर है तो ये नीचे की ओर जाएगा और ये m1 ऊपर की ओर जाएगा. अगर ये नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन a. ठीक है. तो अब हम लोगों को इसके लिए जो इक्वेशन लिखना है उस इक्वेशन को कहते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन. कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब एक ही सिस्टम में डिफरेंट ब्लॉक्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हों. तो क्या इन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है? एब्सोल्युटली है. क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी में अगर वैल्यू सेम हो लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तभी दोनों वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं. तो ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो चलिए देखते हैं. ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो ऑब्वियस है कि इस ऑब्जेक्ट में दो ही फोर्स लग रहा था. ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ये बड़ा फोर्स होगा, ये छोटा फोर्स होगा. तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? m2g माइनस टेंशन इक्वल्स नेट फोर्स. फिर से एक बार, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स. सिमिलरली इफ वी follow the same situation and same equation and same process, then we get this object is moving up. Why is it so? It is just because there are only two forces acting on this body, one tension upside and one m1g downside. If body is moving up, that means tension ज़्यादा होगा और m1g कम होगा. तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल्स नेट फोर्स. And this is how we can write two equation of constraint. लेकिन अब हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एक्सेलरेशंस सेम एक्सेलरेशन होते हैं. आप बोलेंगे इसमें प्रूफ करने वाली क्या बात है? एक्चुअली में अगर हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं तो हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को भी देख सकते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो यही है कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में यूज होने वाले एक्सेलरेशंस हैं. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन को डिस्कस करने के लिए आ गए हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कनेक्टेड मोशंस के. तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा. फिर हम लोगों ने एक पुली और स्ट्रिंग और ब्लॉक्स वाले कुछ इक्वेशंस देखे. अब हम लोगों को एग्जैक्टली ये देखना है कि ये कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बनते कैसे हैं. तो चलिए देखते हैं. तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हम उन कंडीशंस में यूज करते हैं जहाँ पे एक सिस्टम में कुछ दो या दो से अधिक ब्लॉक्स होते हैं और वो सारे ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं. उस केसेस में हम कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का यूज करेंगे. तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन में का सबसे पहला एग्जांपल है. देखिए, पुली, एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये पुली एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है और यहां पर ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, दिस इज ऑफ मास m2. ओके, इनिशियली हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर एक रेफरेंस लेवल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं.
ये रेफरेंस लेवल है। इसी रेफरेंस लेवल से हम सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट्स को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस रेफरेंस लेवल से इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है अभी, वो किसी सर्टेन मोमेंट में x1 है, और इसी रेफरेंस लेवल से इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है। एक बात तो पक्का है, अगर कंडीशन पिछली बार की तरह m2 माइनस m1 होगा तो एक बार m2 इज ग्रेटर देन m1 होगा, दैट मीन्स ये हैवियर ब्लॉक होगा, ये लाइटर ब्लॉक होगा। इन दैट केस ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे जाता है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जो भी हो। अगर ये नीचे आता है तो इसका x2 जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा और इसका जो x1 डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाएगा। बट अल्टीमेटली द लेंथ ऑफ द होल स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, हम एक इक्वेशन लिखते हैं, एकदम सिंपल सा इक्वेशन है। वो इक्वेशन है x1 मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m2 इक्वल्स l। l क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक बात याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विच गोज ओवर द पुली, वी हैव नेग्लेक्टेड दैट पार्ट। बट अगर हम लोग इसको भी इंक्लूड कर दें तो भी जो टोटल लेंथ रहेगा स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो खैर जो भी हो, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m1, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m2, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अब हम सभी जानते हैं, बेसिक फिजिक्स कहता है और फिजिकल मैथमेटिक्स कहता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ऐसे लिखना होगा, डी बाई डी टी ऑफ x1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ x2 equals d by dt of L. So this is displacement of the first block with respect to time t, that will give you v1, that is velocity of mass m1. Similarly, this will give velocity of mass m2. And what about the differentiation of the total length? Since total length is constant, कांस्टेंट लेंथ का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो हम लोग यहाँ पर जीरो लिख देंगे। ये हो गया। अब फर्दर एक और स्टेप आगे जाते हैं। मान लीजिए अगर हम इस कंडीशंस में, जिसमें कि इस v1 ब्लॉक m1 का, ब्लॉक ऑफ मास m1 का वेलोसिटी है और v2 ब्लॉक ऑफ मास m2 का वेलोसिटी है, फिर से अगर फर्दर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, लाइक dv1 by dt plus dv2 by dt equals 0, क्योंकि जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देता है, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड दिस इज 0. And one more further step will clarify one very important concept, that a1 is equal to minus a2. मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, a2 है और ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a1 है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अपोजिट के लिए हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बेसिक बात सीखी, क्या कि अगर यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 है ब्लॉक m1 का और x2 है ब्लॉक m2 का, तो दोनों का सम होगा l। अगर हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा v1 प्लस v2 इक्वल 0। सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा a1 प्लस a2 इक्वल्स 0। तो इस तरह से हम लोगों को ये वाली बात याद रखनी होगी कि डिस्प्लेसमेंट का पहला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी का नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो ये का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर दिस सिंपल pulley and string problem. But let us make it a bit
complex in the next stage. Thank you.